फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है, इसमें हम लोग भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी के संदर्भ को देखेंगे। उनका जो सिद्धांत है सामाजिक मूल्य का सिद्धांत, यानी सोशल वैल्यूज़ का जो उनका थ्योरी है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये टॉपिक आपका इंटर क्लास 11 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उसमें भी आपको सोशल वैल्यूज़ से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और इनकी जितने भी बुक्स की इन्होंने रचना की थी, उनसे लेकर भी अभी करंट में देखा जा रहा है कि उनकी बुक्स के नेम पूछे जाते रहे। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकी थ्योरी को जानने के पहले इनकी थोड़ी हम लोग बायोग्राफी देख लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के बलरामपुर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था और उनके जीवन का आरंभिक जो 16 साल थे वो यहीं व्यतीत किए थे और उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो यहीं पे कंप्लीट हुई थी। इनके जो पिताजी थे वे एक वकील थे, जिसके कारण वे जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, कितने भी कानूनी नियम कानून है, उनसे वे भली भांति ही बचपन से ही परिचय थे, क्योंकि उनका जो घर का माहौल था उसमें इस प्रकार के चीज़ों वे हमेशा से देखते ही आ रहे थे। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु 24 अगस्त 1968 को हुई। राधा कमल मुखर्जी को मूल्यों का जनक माना जाता है। इनके द्वारा ही आधुनिक भारत में जब समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई, समाज में यह देखा गया कि जो समाज है वो इतना विस्तृत है कि इसको अलग से अध्ययन अध्यापन करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर 1921 में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन स्टार्ट किया गया। फिर 1962 में राधा कमल मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राधा कमल मुखर्जी ने जो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत दिया है, इसमें वे दो प्रकार के मूल्यों का उन्होंने वर्णन किया है, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साधन मूल्य क्या होते हैं? साधन मूल्य वे होते हैं जो कि हमें किसी एम तक पहुंचने के लिए हमें मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका साधन है, हम जो समाज में रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका कोई अपना धर्म जाति ना हो। तो धर्म हमारा हो गया साध्य, जिसे पहुंचने के लिए हमें जिन जिन नियमों को, जिन जिन कानूनों को मानना पड़ेगा, जिन चीज़ों मतलब जो हम लोग साधन यूज़ कर रहे हैं, वो साधन मूल्य के अंतर आ गया। और जैसे मोक्ष हो गया, धर्म हो गया, जो कि हमारा अंतिम प्राप्ति का लक्ष्य है, वो हो गया हमारा साधन। इन्होंने सामाजिक मूल्य का जो सिद्धांत है, इसके संदर्भ में वे बताते हैं कि सामाजिक मूल्य वे मानक मूल्य है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित मानते हैं। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में आचरण में अभिव्यक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो व्यक्त करते हैं, हमारा उठना बैठना, रहन सहन, बड़ों का आदर करना, धर्म के जितने भी रीति रिवाज कानूनों को मानना, वो क्या होता है कि सामाजिक मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसी सिद्धांत को जब हम मानते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा सामाजिक मूल्य कहलाता है। इनकी जो थ्योरी है उसको हम लोग देखते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी को द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इनकी पुस्तक थी, उसमें वर्णन किया था। ऐसा तो राधा कमल मुखर्जी ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम दे रही हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए हमको इन सभी पुस्तकों के नेम तथा उनके पब्लिश डेट को भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे जितनी पुस्तकें हैं, जो फर्स्ट पुस्तक है द 3 वेज द वे ऑफ ट्रांसिस्ट हैज रिलीजन एज अ सोशल नॉर्म, जिसकी रचना उन्होंने 1929 में की। सेकंड है सोशियोलॉजी एंड मिस्टिजियम 1931 में। थर्ड इनकी बुक है द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मिस्टिजियम, इसकी रचना उन्होंने 1937 में की। इनकी फोर्थ बुक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसकी रचना इन्होंने 1916 में की। फिफ्थ बुक है इनकी द रूरल इकोनॉमिक ऑफ इंडिया,
इसकी रचना इन्होंने 1926 में की। सिक्स्थ बुक है रीजनल सोशियोलॉजी, जिसकी रचना उन्होंने 1926 में। इसके बाद बुक है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1927 में। नेक्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928 में। उसके बाद नेक्स्ट बुक है फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ वुड 1929 में। नेक्स्ट बुक है रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938 में। नेक्स्ट बुक है मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में। नेक्स्ट बुक है द इंस्टीट्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1940। नेक्स्ट बुक है इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में। नेक्स्ट बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में, जिसमें इन्होंने अपने सामाजिक मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट बुक है द डायनामिक्स ऑफ मॉडल्स ए सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स 1950 में। नेक्स्ट बुक इनकी है इंटरकास्ट टेंशन, को-ऑथर 1951 में। नेक्स्ट बुक है इनकी द रेसेस लैंड्स एंड फूड 1946 में। फिर नेक्स्ट बुक है इनकी द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट 1948 में। तो इसमें से जो दो इम्पॉर्टेंट बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में इन्होंने वैल्यूज़ के जितने भी आयाम हैं, जितने भी सिद्धांत, उसका प्रतिपादन किया है, और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ में इन्होंने विभिन्न आयामों को बताया है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य का जो परिभाषा है उसको हम लोग देखते हैं। तो मूल्य एक जटिल संपूर्णता है, चेतन प्राणशास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है, यानी कि ए वैल्यू इज ए कम्प्लेक्स गेस्टल्ट, ए कॉन्शियस वाइटल सोशल आइडियल सिचुएशन। मूल्य को क्यों इन्होंने जटिल माना है? जटिल मानने का इनका कारण यह है कि वे बताते हैं कि मूल्य एक ऐसा सजीव सामाजिक तथ्य है। उनके विचार में मूल्य का संबंध व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र से होता है और मूल्य के आधार पर ही उसकी जो प्राणशास्त्रीय आवश्यकताएं हैं, सामाजिक संबंध है, आदर्श है, मान है, इन सभी की पूर्ति वो मूल्यों के माध्यम से ही करता है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज के द्वारा स्वीकृत वे इच्छाएं होती हैं, वे लक्ष्य होती हैं जिनका कि हम लोग सीखने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत को सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की मूल्यों की जो परिभाषा है ये हमें यह बताती है कि मूल्य एक आंतरिक गुण है जिसमें मनुष्य समाजीकरण की सामाजिक स्थिति को सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने स्वयं को ढालता है और उन्हीं नियमों कानून को अपने ऊपर लागू करता है और समाज में चलने का प्रयास करता है। सामाजिक मूल्य के अगर बात की जाए तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं। तो सामाजिक मूल्य वे होते हैं जिनको कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना, न्यायमूर्ति यानी कि निष्पक्ष कोई भी फैसला हो उसे लेना, ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, किसी को सेवा प्रदान करना या किसी के कार्य में योगदान करना, अपनी जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उन्हें वहन करना, ये सभी आते हैं सामाजिक मूल्य के प्रकारों के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं मूल्यों की विशेषताएं। जो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत है उसमें उन्होंने मूल्यों की विशेषताओं के बारे में भी बताया है। इसमें उन्होंने 3 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है। सबसे पहली जो विशेषता है वो यह है कि मूल्य सार्वभौमिक है, यानी वैल्यूज आर यूनिवर्सल। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों को संपन्न करता है। जिस प्रकार से उन्हें बताया है वो ये बताना चाहते हैं कि जो मूल्य है वो सार्वभौमिक क्यों है। वो ये नहीं बताते हैं कि मूल्यों की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक का तात्पर्य यह है कि मूल्य सभी समाजों में एक ही जैसे पाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि यह सिद्धांत तो पाए जाता है। जैसे उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवाह तो सभी समाजों में होता है, सभी समाज के लोग विवाह को मानते हैं। विवाह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है।
तो इसमें वे ये बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसमें उन्होंने रिलीजियस स्कैरमेंट माना है इसे, लेकिन मुस्लिम समाज में अगर आप जाइएगा तो ये एक सोशल कंट्रैक्ट है। विवाह को उन्होंने वहाँ पे सार्वभौमिक होते हुए भी इसकी जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक नहीं माना है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मुस्लिम समाज में माना है। इसी विवाह को जब आप विदेश में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे लोग तलाक को कोई बात ही नहीं मानते हैं। वो उनका जब यूज़ होगा, उनका जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो तलाक भी दे सकता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में तलाक की प्रथा अभी भी निंदनीय मानी जाती है। सेकंड जो इनकी विशेषता बताई है वो यह बताई है कि मूल्य परिवर्तनशील है, वैल्यूज आर चेंजेबल। समय के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। जो मूल्य आज विद्यमान है वो जरूरी नहीं है कि हम जब आने वाले कल में भी ये वो जो मूल्य है वो विद्यमान रहेंगे। वे बताते हैं कि हम भावी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक नया समाज बनाना चाहते हैं। आज से 2 साल बाद 10 साल बाद फिर नई एक समाज की रचना होगी, एक नया समाज बनेगा, नए नियमों कानूनों को हमको मानना होगा। लेकिन अगर हम पुराने नियमों कानूनों के ऊपर ही चले तो वैसे नहीं होगा, चेंज हमें अपना वैल्यूज़ को भी करना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी बताते हैं कि समाजशास्त्र के द्वारा सार्वभौमिक मूल्य, आदर्श तथा प्रतीकों का तो अध्ययन करना जरूरी है, लेकिन क्या है कि हमें भावी समाज के लिए नए मूल्यों को भी स्वीकार करना होगा, यानी वैल्यूज आर चेंजेबल। थर्ड इनकी जो विशेषता बताई है वो ये बताई है इन्होंने कि मूल्य जो है वो सामाजिक व्यवहार एक रूपता प्रदर्शित करता है, अर्थात वैल्यूज ब्रिंग होमोजेनेटिक इन सोशल बिहेवियर। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र को मूल्यों से संबंधित बताया गया है। मूल्यों के संघर्ष एवं सहयोग पर सभी सामाजिक संबंध और व्यवहार निर्धारित करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के विचारों को अगर हम देखते हैं, उनकी परिभाषाओं को, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य ही मूल्यों की खोज करता है और मनुष्य के द्वारा ही मूल्यों का निर्माण किया जाता है। मूल्य समाज का ही अंग होता है और यह पृथ्वी पर ही पाया जाता है। यह ना ही आदर्श और ना ही यह स्वर्ग में आपको जाकर ऐसा कुछ देखने पर होगा, यानी कि मूल्य और समाज और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। मूल्य जो है वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है और वो अपनी इच्छा को ही व्यवस्थित बनाए रखने के लिए या नियंत्रित बनाने के लिए जो साधनों का उपयोग करता है वो मूल्य आदर्श कहलाएंगे, मूल्य साधन कहलाएंगे। इन्हीं को अपने वो जीवन व्यवहार में प्रयोग कर रहा है। राधा कमल मुखर्जी की जो एक और इम्पॉर्टेंट बुक है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़, इसमें इन्होंने वैल्यूज़ के यानी मूल्यों के विभिन्न आयामों को संदर्भ में बताया है। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 3 प्रकार के आयाम का उन्होंने बताया है। पहला है जैविक आयाम यानी बायोलॉजिकल डायमेंशन। सेकंड है सामाजिक आयाम जिसे कहा जाता है सोशल डायमेंशन। और थर्ड है आध्यात्मिक आयाम यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन। या मतलब इन तीनों आयामों का हम लोग अपने जीवन में यूज़ करते हैं, हम अपने जीवन में अपने जीवन निर्वाह करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो जैविक आयाम वे होते हैं जो कि आपका जैसे जीवन निर्वाह करने के लिए जो कुशलता होती है, स्वास्थ्य होता है, जो सुरक्षा आदि होती है, वो जैविक आयामों के अंतर्गत आएगा। सामाजिक आयाम के अंतर्गत धन, संपत्ति, पद, न्याय, ये प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने समाज में स्थान दिलाती हैं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, हम किस पद पर आसीन हैं, हम न्यायपूर्वक कोई कार्य को कर रहे कि नहीं, ये सामाजिक आयाम के अंतर्गत आएगा। आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत सत्य, हमें सत्य के साथ चलना चाहिए, सुंदरता, हमारा जो संगति हो वो सुसंगति हो तथा हमारी जो धारणा है, हमारा जो धर्म वो पवित्र हो। इन्हीं धारणाओं को हम लोग आध्यात्मिक आयामों के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक मूल्य है, जो हमारा आध्यात्मिक आयाम है वो सर्वोच्च होता है क्योंकि उसका विशिष्ट गुण हमारे अपने अंदर निहित होता है, हम अपना अंदर अपने चरित्र के अंतर्गत होता है। और जो हमारी मूल्य रीतियाँ होती हैं, हमारा जाति, हमारा धर्म, हमें ये
वांछित करता है, हमें ये रोकता है कि हम गलत कार्यों को ना करें। सेकंड स्थान पर आ जाता है सामाजिक मूल्यों का, जो साधन मूल्य या हम लोग बाहरी तौर पर जो ग्रहण करते हैं और उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आ जाएगा। थर्ड हो जाएगा जैविक मूल्य। इसमें उन्होंने ये बताया कि जीवन को बनाए रखने के लिए, उसको तीव्र गति प्रदान करने के लिए हमें जिन जिन साधनों का यूज करना हो वो क्रियात्मक मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा, जैविक मूल्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों का रूप होता है जिससे कि व्यक्ति मानक आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति करता है, और मूल्य के द्वारा ही व्यक्ति सामूहिक अंतर तथा अपने व्यवहार में अंतर स्थापित कर पाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप अपने दोस्तों तक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।